सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार और संगीता जी आपको भी मेरा बहुत बहुत रंगों भरा प्यार भरा नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और हमारे सभी श्रोताओं को, सभी सखियों, सभी सखाओं को बहुत बहुत नमस्कार, रंगों भरा नमस्कार। और मेरी तरफ से देखिए आपको लाल हरा नीला लगा देते हैं और हमारे श्रोताओं को भी हम लाल पीला हरा नीला नारंगी रंग भेज देते हैं रेडियो तरंगों के माध्यम से। वो सब अपने चेहरे पर ऐसा महसूस कर ले कि हमने और संगीता जी ने रंग भेजे हैं। आप लोग लगाइए और होली की शुभकामनाएं बहुत 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 सारी आपको मिल जाए और बहुत खुशियां मिले इसी के साथ साथ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी खुशियों को देखिए आज साथ में लेकर आई है होली। और कहते हैं कि होली का पर्व ऐसा है कि जब मन अगर थोड़ा सा उदास भी रहे तो भी उदासी बिल्कुल पता नहीं चलती है, क्योंकि कुछ नहीं तो आप देख सकते हैं लोगों को होली देख सकते हैं और आसपास कोई भी हो, अकेला हो, उसको भी रंग लगाइए जी भर के उसकी अनुमति लेकर के लगाइए। तो उससे क्या होता है कि उसको भी खुशी मिलती है। और रंग तो ऐसे हैं कि जीवन में रंग खेलना चाहिए, रंग भरा ही जीवन होता है, हर रंग में आपको एंजॉय करना चाहिए। तो जब होली रंगों का ही त्योहार है तो भाई क्या कहने उसके। और आज तो देखिए सबने बढ़िया बढ़िया पकवान भी खाए होंगे और कुछ वो हमें लिखकर भेजे और होली के अनुभव भी लिखकर भेजे। और आज क्योंकि बुधवार है ना संगीता जी, तो हम लोग बात करेंगे व्यंजन में त्योहारों के रंग और स्वाद के संग, है ना? और शब्द हमारे विचार आपके, इसमें हम खुशी पर बात करेंगे जिसके बारे में आप बताएंगे। और सखी विशेष में संगीता जी हम किसकी बात करने वाले हैं? सखी विशेष में आज हम बात करेंगे लेखिका प्रमिला भारती की, और इनसे की गई बातचीत हम अपने श्रोताओं को, अपनी सखियों को सुनवाएंगे। और साथ ही व्यंजन भी है, क्योंकि होली का त्योहार जो है वो व्यंजन के बिना तो बिल्कुल भी अधूरा है। पहला हमारा जो विषय है वो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है, तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन होली का माहौल है, होली के रंग में सब डूबे हुए हैं, तो सब लोग ने होली के गानों पे डांस कर रहे, झूम रहे। तो हम लोग क्यों ना पहले होली के गाने से शुरुआत कर देते हैं, सबको झुमा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। होली है, होली आई रंग फूट पड़े, ये झलक झलक वो ढलक ढलक, फिर बाजे घुंघरू ढोल बड़े, ये झलक झलक वो धमक धमक, सब निकले हैं पीपी के घड़े, ये लपक लपक वो धुमक धुमक, छम छम नाचे परियों के धड़े, ये थिरक थिरक वो मटक मटक, ये झलक झलक वो ढलक ढलक, ये झलक झलक वो धमक धमक, ये लपक लपक वो धुमक धुमक, ये थिरक थिरक वो मटक मटक। अब हमें कोई टोके नहीं, अब होने दो हो जो भी हाल। देखो आई होली रंग लाई होली, चली पिचकारी उड़ा है गुलाल, होली की है घटा मन झूठा, रंग छलके मिले थोड़ी तू जो नशीली हुई, पतली कमर लचकीली हुई, मन क्यों ना बहके, तन क्यों ना दहके, तुम रह के मत फेंको ये नजरों का जाल। अब हमें कोई रोके नहीं, अब हमें कोई टोके नहीं, अब होने तो हो जो भी हाल। देखो आई होली रंग लाई होली, आज हुआ एक कमाल, रंग ऐसे बुरे दिखने में लगे कोई रंगी हवाओं के पार। चांदी के थाल से लेके गुलाल, अब राधा से खेलेंगे होली मुरारी, राधा भी न करते पलटी को छटपट है, मारी कन्हैया को है पिचकारी।
बस बिल्कुल रंगों की धूम है। तो देखिए इसी के साथ हमारे पास एक संदेश है संगीता जी कि होली आई सतरंगी रंगों को मिलाकर पानी में सतरंगी नदियां बहाई है, दिलों को दिलों से जोड़ने रंगों भरी होली आई है, भूल जाओ अब सारे गम, खेलो होली के सब रंग कोई बचकर न जा पाए, क्योंकि सबसे सतरंगी होली आई है, सभी के जीवन में खुशियां लाई है। खूब बिखेरा हमने अबीर और गुलाल, खूब जमकर उड़ाए हमने होली के रंग, प्रेम स्नेह सम्मान के धागों में लपेट कर छोटे बड़े सब हुए एक संग, शिकवे शिकायतें और सब हटे और रंग खुशी का ऐसा ना बदले, ना हो बैरंग और बाकी रंगों का इंद्रधनुष बनाना, फिर चमकर बनाएंगे रंग पंचमी के कदम उठाएंगे। और इस तरह से उन्होंने लिखा है कि इस वर्ष सबसे बड़ा रंगरेज आपके चेहरे का मुस्कान, अमिट रंगों को रंग दे और उसमें एक चुटकी रंग हमारी शुभकामनाओं का भी शामिल हो। हैप्पी होली, हैव ए नाइस डे, टुडे स्पेशल डे इन्होंने लिखा है। तो भैया आप सभी को होली की शुभकामनाओं के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं जी हाँ बातचीत की ओर। और पहले अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं कि लेखिका प्रमिला भारती क्या कह रही हैं। श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी रचनाकार जिनकी कलम कविता, गीत, छंद, दोहे, मुक्तक और गजलों के साथ साथ कहानियों पर भी अपना जादू बिखेरती रही हैं। विभिन्न राजकीय, सांस्थानिक और कई प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित रचनाकार प्रमिला भारती जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमिला जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और ये बताइए कि साहित्य में आपकी रुचि कैसे हुई? साहित्य का तो ये है कि मेरा जन्म ही साहित्यिक परिवार में हुआ। मेरे पिता बहुत अच्छे कवि थे और मेरे घर में अक्सर गोष्ठियाँ हुआ करती थी। मैं इलाहाबाद की हूँ, मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ है, प्रयागराज। तो निराला परिषद थी वहाँ, उसके मेंबर मेरे पिता भी थे। तो वहाँ हमेशा गोष्ठी हुआ करती थी। हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग निराला जी की एक वो वाणी वंदना है, वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे, ये हम लोग आँख बंद करके उसको गाते थे। और उसके बाद हमारी बड़ी बहन तो पार्क में खेलने चली जाती थी और पता नहीं शुरू से ही ऐसा कुछ है कि हम वहीं बैठे रहते थे। तो ऐसा हुआ कि एक बार ऐसे ही गोष्ठी थी, उसमें हम लोग ने वाणी वंदना की। हमेशा की तरह बहन खेलने चली गई, हम बैठे थे। एक जय विशाल जी हास्य रस के बहुत बड़े कवि थे, वो निराला जी के परम भक्त थे, उनके चेले टाइप के थे। वो सबका नाम लिख रहे थे। तो सबका नाम लिखते लिखते जितनी बार वो हमारी तरफ आते थे तो हम उनसे कहते थे कि चाचा जी हम भी कविता पढ़ेंगे, हमने भी कविता लिखी, हमारा नाम भी लिख लीजिए। तो वो सोचते थे कि ये बच्ची ऐसे ही कह रही, फिर उधर चले जाते थे, फिर लोगों का नाम लिखते रहते थे, फिर जरा इधर आए, हम कहते चाचा जी हमने भी कविता लिखी, हमारा भी नाम लिखिए ना। तो जब कई बार ऐसा हुआ तो निराला जी ने पूछा कि ये बच्ची क्या कह रही है जी। तो जय विशाल जी बोले कुछ नहीं कह रही। तो हमने कहा कि नहीं हम कह रहे हैं, हम चाचा जी से कह रहे हैं कि चाचा जी हमने भी कविता लिखी है, हम भी पढ़ेंगे, हमारा भी नाम लिख लीजिए। तो निराला जी ने सबसे पहले हमको कविता पढ़ाई और हमने क्या कविता पढ़ी, छोटे थे काफी, लोग कहते हैं उनसे मंच शेयर नहीं किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। मैंने पढ़ा था प्रमिला शर्मा मेरा नाम, पढ़ना लिखना मेरा काम, पढ़ लिख कर जब बड़ी बनूंगी, जन सेवा का कार्य करूंगी, ऊंच नीच का भेद न होगा, धनी निर्धनी एक न होगा, ईश्वर मुझको दे वरदान, प्रमिला शर्मा मेरा नाम। ये हमने पढ़ा। तो निराला जी ने अपने गले की सारी माला उतार कर हमें गले में पहना दी और हमारे सर पे हाथ रखे कहा बहुत अच्छा पढ़ा तुमने, सबसे अच्छा पढ़ा। तो समझ लो बेटा कि ये निराला जी का आशीर्वाद हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि के तहत हमको मिला। उसके बाद हमारे पिता DIOS से, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया इटावा। तो वहाँ हमने BA, पहले 3 साल का BA होता था, तो हम 2 साल वहाँ कर चुके थे। उसके बाद उनका फिर इलाहाबाद ट्रांसफ़र हो गया। तो अगर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते तो हमारा 2 साल बर्बाद हो जाता। अच्छा। तो हमने महादेवी वर्मा जी का स्कूल है, प्रयाग महिला विद्यापीठ, वो आगरा यूनिवर्सिटी से
कराते हैं बीए। हमने महादेवी वर्मा जी के स्कूल में एडमिशन लिया और इस तरह उनका सानिध्य हमें मिला। हम लोग को हिंदी पढ़ाते थे गंगा प्रसाद पांडे, वो महादेवी वर्मा जी के घर ही में रहते थे। महादेवी जी उनको बसंत कहती थी। तो उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ कोई लिखता भी है? तो हमारी एक सहेली थी, बोली कि हाँ सर प्रमिला लिखती है। तो हमने कहा कि नहीं सर, हम ऐसा कुछ नहीं देखते जो आपको दिखाएं। तो उन्होंने कहा पांडे जी ने, ये तो हम बताएंगे ना कि तुम कैसा लिखती हो, तुम थोड़ी बताओगी जी, कल अपनी कॉपी लेके आना। तो हम दूसरे दिन कॉपी लेके गए उनके पास, तो वो ले गए, महादेवी वर्मा के घर में ही रहते थे ना जी। तो उनको दिखाई। तो दूसरे दिन महादेवी वर्मा ने उनसे कहलवाया कि इस लड़की को हमारे ऑफिस में भेजना। तो दूसरे दिन वो आके बोले कि प्रमिला शर्मा महादेवी वर्मा जी के ऑफिस जाइएगा, अपना नाम लेके आया को दीजिएगा और जब वो आपको बुलाएं तब आप अंदर जाइएगा। उस समय वामा का कुछ हुआ था, बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने आते थे, जापान से जाने कहाँ से। तो हम जाके वहाँ चुपचाप बैठ गए, अपने आया को अपना नाम लिख के दे दिया, प्रमिला शर्मा BA पार्ट 3। तो उसके बाद उन्होंने हमको बुलाया, तो हम गए। हमारा पैर कांप रहा था कि इतनी बड़ी कविता, छायावाद की प्रवर्तक, और हम क्या पूछेंगे क्या होगा, पैर कांप रहे थे। तो उन्होंने कहा बैठो, बैठ जाओ। तो हम बैठ गए। तो उसके बाद बोले कि हमारी कॉपी लिए बैठी थी, बोली तुमने लिखा है? तो उनसे कैसे कहें कि हमने लिखा, सर नीचे कर लिया। हमने कहा कि आपको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है हम भी कुछ लिखें, तो इसीलिए बोले तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तुम हमारे पास आया करो। तब से ऐसा हुआ कि अक्सर हम कुछ भी लिखते थे, हम उनके पास जाते थे, वो हमको बताती थी। और समझ लो कि निराला जी और महादेवी वर्मा, इन दोनों जना का सानिध्य मिला है। उसके बाद हमारे पिता DIOS थे और कवि थे, तो उनके ऊपर बड़े बड़े कवि सम्मेलन का जिम्मा रहता था। इटावा में बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता था, श्याम नारायण पांडे, नीरज, गोपाल सिंह नेपाली, मतलब ये सारे कवियाँ, राजस्थान, यहाँ वहाँ हर जगह से हजारों कवि आते थे और उनको सुना है हमने। तो हमारे भाई बहन तो कहते थे ड्राइवर से कि हमको घर पहुँचा दो, हमें नींद आ रही, हम नहीं देखेंगे। लेकिन हम रात भर बैठे रहते थे और सवेरे 4 बजे पापा के साथ आते थे। तो बेटा हमने शुरू से ऐसे ही वातावरण में रहे हैं, ऐसे ही हमारा बचपन बीता है और युवावस्था भी ऐसे ही बीती है, ऐसे ही लोगों का साथ रहा है। बस यही हमारी जीवन कथा है। तो प्रमिला जी, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इस तरह से आपको सानिध्य मिला इन बड़े साहित्यकारों का। तो प्रमिला जी, आपकी पैदाइश 1940 की है, आज़ादी के पहले का दौर भी आपने देखा है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अरे जब बहुत छोटे थे ना, तो देखा कि पापा और सब लोग आपस में बड़ी गंभीर चर्चा में रहते थे। उनके दोस्त, वो चर्चा तो समझ में नहीं आती थी, पर ऐसा लगता था कि पापा घर में खाना बनवा के स्वतंत्रता सेनानियों को चोरी चोरी खाना पहुंचाने पापा और जय विशाल जी ये सब जाते थे। और जय विशाल जी एक बहुत अच्छे कवि थे, उन्होंने मतलब इतनी देशभक्ति उमड़ी थी कि वहाँ मिंटो पार्क है, तो वहाँ पर महारानी विक्टोरिया की मूर्ति लगी है और उनके अंदर इतनी देशभक्ति सवार हुई कि वो ऊपर चढ़े और रात के टाइम और नाक उनकी काट दी। और फिर पता तो लग ही गया, कोई ना कोई तो मुखबिर होता ही है, तो उनके हाथों में आलपिन घुसाई गई थी वो सब। तो समझ लो बेटा वो टाइम भी देखा है। और उसके बाद जब आज़ादी मिली है तब भी हमने देखा। पुराने हैं तो पुराने समय की बातें बता रहे हैं। वो टाइम ऐसा था कि बस पहली बार चली, बहुत कम लोगों घर में सोफा होता था, तो जब पहली बार बस चली तो उसमें तो गद्देदार कुर्सियां, तो वो इस स्टेशन से गंगा जी तक जाती थी और गंगा जी से स्टेशन तक, और
पूरे टाइम आज़ादी जब मिली है फ्री, 1 पैसा नहीं लगना। हमारा घर ग्रैंड ट्रंक रोड पे था, हम लोग गेट पे खड़े रहते थे सारे बच्चे, और जहाँ से स्टेशन की तरफ से आती थी गाड़ी, हम सब बच्चे हाथ दिखाते, धर धर चढ़ जाते थे। और सोफा तो था नहीं हमारे घर, लकड़ी की कुर्सियाँ थी, उसी सोफे पे हम लोग को बड़ा मजा आता था, छोटे बच्चे थे। और फिर गंगा जी तक जाती थी, दारागंज तक, फिर दारागंज से फिर वापस आती थी, फिर हम लोग उतर जाते थे, फिर कुछ खा पी के फिर सबके सब तैयार, पूरी वानर सेना। और जब आज़ादी मिली है तो स्कूलों में एक तो दोना होता है छोटा, एक बड़ा दोना होता है इतना बड़ा बड़ा, उसमें भर के हरे मटर और जलेबी स्कूल में बांटी गई थी। और उस समय जब आज़ादी मिली तो हम लोग प्रभात फेरी निकालते थे जी, देशभक्ति के गीत, धन भारत आज हमारा, धन भारत आज हमारा, लाखों वीरों ने बलि देकर माँ का कष्ट निवारा, धन भारत आज हम। ये किसी को अब याद भी नहीं होगा क्योंकि हम ही 85 के हैं और प्रभात फेरी में हम लोग गाया करते थे ये सब। हम प्रमिला जी जो ये बातें बता रही हैं आप बचपन की, तो आपकी आंखों में वो वाली चमक आ रही है जो आपके बचपन में रही होगी, और साथ ही आपके रियाज का असर बिल्कुल समझ में आ रहा है, जैसे आप गाने गा रही हैं हमारे लिए। कविता और काव्य से तो आपका जुड़ाव बचपन से ही रहा, लेकिन कहानी लिखने का शौक कैसे आया? कहानियां भी आपने बहुत सी लिखी हैं। कहानी का तो ये है कि जब महादेवी वर्मा जी के स्कूल में गए और उनके स्कूल में जाने से पहले स्मृति की रेखाएं हमने पढ़ा, तो बस हमको लगा कि हमारे स्मृति में भी जो जो बातें हैं हम लिखें। उसमें एक कहानी है क्षमा, मतलब कहानियों में उस समय के समय को कलमबद्ध किया गया है जी, है ना। वो टाइम ऐसा था कि बहुत से घरों में गाना अच्छा नहीं माना जाता था। उनके घर के पुरुष लोग तो गाते थे लेकिन महिलाओं का गाना खराब माना जाता था। तो एक कहानी एकदम से ऐसे आई कि एक लड़की शुरू से गाने के माहौल में पली है, अपने चाचा ताऊ पिता सबको रियाज करते सुना है, उसके हृदय में सरगम सारी बसे हुए हैं, वो गाने के लिए इतनी समर्पित है, मतलब वो हमारे ही भाव है। फिर उसकी शादी होती है तो वो ससुराल जाती है तो उसके चाचा कहते हैं कि बेटा वहाँ गाना मत गाना जी। और उसके चाचा और पिता सब बोले कि इसको रेडियो स्टेशन लेते हैं, आकाशवाणी, वो लोग गाते थे आकाशवाणी में जी। तो इसको ले चले तो उनकी दादी ने बहुत कस के डांटा सबको कि पागल हो गए तुम लोग, हम लोग में गाना बुरा माना जाता है। तो उसके चाचा ने जब वो डोले पे बैठ रही है तो चाचा को बहुत प्यार करती थी, तो चाचा ने धीरे से कहा शम्मू बेटा वहाँ गाना मत। आपको एक बात बताएं कि जो गाने के लिए एकदम समर्पित होता है उसको अगर कोई कह दे गले से एक आवाज़ गाने की नहीं निकलनी चाहिए तो उसके लिए तो ये काला पानी या मौत है जी। तो वो वहाँ गाती नहीं थी और उसको हो गई टीबी को इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। जब सब लोग आए तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बिल्कुल जाने ही वाली थी। तो उसके चाचा ने कहा, तानपुरा लेके आए थे तो उसको अपनी गोद में ऐसे बैठाया और तानपुरा उसके हाथ में दे दिया कि इसकी आखिरी इच्छा तो पूरी हो जाए जी। और उसको छेड़ा और उसके बाद उसको एक उल्टी हुई है खून की, तानपुरा खून से नहा गया। 2 अंत हमने सोचे थे जी। तो एक अंत तानपुरा नहा गया, उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई जी। एक ये कि चाचा गए तानपुरा छेड़ रहे थे, धीरे धीरे उसकी आंखों में हरकत हुई, उसने ऐसे आंख खोल के देखा। उसके बाद उसके चाचा उसके फिर पति और सब लोग कहने लगे नहीं रेडियो स्टेशन ये जाएगी। बाद में दिखा कि चाचा और पति सब जने उसको लेके रेडियो स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ गा रही है आकाशवाणी में। तो मतलब जीवन की छोटी छोटी घटनाएं। किसी बच्चे को बहुत प्यार करते थे, वो बच्चा नहीं रहा तो उसके ऊपर एक कहानी लिखी बूली। एक पापा के दोस्त थे खान साहब, उनके यहाँ एक खाना बनाती थी, वो लोग खाना बनाने वाली को बुआ कहते हैं। तो उसकी कोई बच्ची थी शमीम नाम की जो कि हमारे बराबर थी और उसकी डेथ हो गई थी जी। तो बुआ जब भी जाते थे तो अम्बिया हम लोग बहुत खाना चाहते थे, कैथा वगैरह छुपा के हमारे लिए रखती थी, किसी को दे चाहे ना दे हमें। तो ये समझ लो बेटा यही सब
छोटी छोटी घटनाएं इधर उधर हैं जी, यही कहानी बन जाती हैं, जीवन के अनुभव कहानियों में आ जाते बन जाते हैं। तो इसी तरह से आपने जब गजल लिखी तो आपने कुछ ऐसी भाषा का उपयोग किया जो कि गजल में पहले तो कभी ना पढ़ी गई, ना लिखी गई, ना सुनी गई। जैसे कि आपने छोकरी शब्द का इस्तेमाल किया आपने एक शेर में, जिसकी चर्चा भी काफी रही। जी बहुत रही। देखिए लड़की भी लिख सकते थे, छोकरी लिखा जी छोकरी बिल्कुल अनजान। जी तो ये गजल का एक मतला और ये छोकरी वाला शेर हम आपको सुना देते हैं। जी। सुकून वालों को जैसे मुख्तसर मालूम होती है, हमें ये जिंदगी लंबा सफर मालूम होती है। अब ये जिस शेर की बहुत चर्चा है सुने। हजारों जुल्म देखो जिंदगी का हौसला देखो, जरा सी छोकरी कितनी निडर मालूम होती है। अब देखिए लड़के भी कर सकते थे, लेकिन छोकरी से जो बात जा रही है, जो कहना हम चाह रहे हैं, जी बात पूरी हो रही है। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने वो आपका जो ये शेर आपने सुनवाया, कुछ इस तरह का आपका जीवन भी रहा जिसमें आपको संघर्ष भी काफी रहा और निडरता से आपने उसका सामना भी किया, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ऐसा है कि मेरे पति का देहांत 77 में हो गया था। 77 के बाद मेरा पुत्र हुआ जी 7 महीने बाद, और मेरे 2 बच्चे, एक 5 साल का था, एक 3 का था, और पुत्र तो बाद में 7 महीने बाद हुआ है जी। शादी के पहले मैं म्यूजिक टीचर थी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में जी। लेकिन शादी के बाद हम लोगों में मतलब अच्छा नहीं माना जाता था कि घर की बहुएं सर्विस करें, तो रिज़ाइन किया गवर्नमेंट सर्विस से। लेकिन पति के देहांत के बाद फिर सर्विस की बैंक में, और बच्चों को पाला। छोटे बच्चे को बैंक लेके जाते थे, तब तो बेटा डायपर भी नहीं चला था, तब तो पूरे टाइम उसको बगल में लिटाए रहते थे एक मेज पर, और देखते रहते थे कि गीला तो नहीं हो गया है, ये ठंड ना लग जाए। तो बड़ी मुश्किल से बच्चों को कैसे पाल के बड़ा किया है। तो इस दौर में आपको कुछ साथ मिला, कोई ऐसी चीज रही साथ में जिससे आपको सबल मिला हो? हमें महादेवी वर्मा जी से बहुत संबल मिला जी। शादी हो गई थी, तो जब भी इलाहाबाद जाते थे तो महादेवी जी से मिलने जरूर जाते थे जी। तो पति के देहांत के बाद गए। वो एक तखत पे बैठती थी और दरी बिछी रहती थी और सब नीचे बैठते थे, तो हम उनके पास जाके तखत पे सर रख के रो रहे थे जी। तो उन्होंने दोनों हाथ से हमारा मुंह ऊपर किया और हमसे कहा, तुम तो दीपक हो, दीपक के अंदर ही इतनी शक्ति होती कि अंधेरा उससे जीत नहीं सकता। आप एक दीपक कहीं जला दीजिए, वहां से अंधेरा भाग जाएगा डर के, तुम दीपक हो, ऐसे उन्होंने कहा। फिर हमारे बैंक में सर्विस की तो वहाँ के मैनेजर बहुत अच्छे थे, वो बेटी की तरह मानते थे जी। बहुत अच्छे अच्छे लोगों का साथ मिला और बहुत बुरे लोगों का भी मिला जो कि जिनको याद नहीं करना चाहते कभी। और सबसे बड़ी बात कि ईश्वर के ऊपर आस्था ने हमें सारी मुसीबतों से दूर रखा। इस विषय में एक मुक्तक हमने लिखा था, आप कहें तो हम सुना दें आपको। मन के सूने खंडहर बीच गिर का विश्वास जिया मैंने, मन के सूने खंडहर बीच गिर का विश्वास जिया मैंने, अपने घायल पंखों से ही सारा आकाश जिया मैंने, अपने घायल पंखों से ही सारा आकाश जिया मैंने। रातों की नीरवता देखो, घनघोर घटाओं की साजिश, क्या पता कौन सी ज्योति लिए रवि का आभास जिया मैंने, रवि का आभास।
बहुत खूब प्रमिला जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किस तरह से संघर्ष है तो फिर आगे बढ़ने का अगर हौसला हम अपने अंदर कर लेते हैं तो हर संघर्षों से हम पार हो सकते हैं। तो प्रमिला जी, आप हमारी सखियों को क्या कहना चाहेंगे? सखियों को तो यही कहना चाहेंगे, सभी बेटियों को, कि बिल्कुल दोनों हाथ फैला के आकाश को छूने की हिम्मत रखो, अपने अंदर विश्वास रखो, जो कार्य करो उसको पूरी तरह विश्वास करो, ईश्वर पर आस्था रखो, मेहनत पे अपनी विश्वास करो और दोनों हाथ फैलाकर संसार में जियो। किसी से ना डरने की ज़रूरत है, ना किसी से दबने की। गलत बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करो। यही संदेश देना चाहेंगे सबको कि सब अपने हाथ खोल के जिए, जो उनकी इच्छा हो उसमें समर्पित होकर उसको पूरा करें। जी, तो आपकी ये सीख वाकई हमारे बहुत काम आएगी। सभी सखियां भी ये सुन रही हैं और सबके बहुत काम आने वाली है आपकी ये सीख। प्रमिला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें आपने हमें बताई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो हमारे श्रोता सुन रहे थे मंजरी जी, लेखिका प्रमिला भारती से बातचीत। हमारे एक श्रोता का कमेंट है कि हिंदी साहित्य का वो स्वर्णिम अतीत जिसका उजाला अनंत है, उसकी किरणों में से एक किरण प्रमिला भारती जी 80 से वर्ष से ऊपर अवस्था में भी उसी जोश और उसी सधे हुए स्वर में अपने सुरभित गीत सुनाती हैं जैसे अपने समय में काव्य पाठ किया करती थी। हमारे बीच बहुत कम लोग रह गए हैं अब इस के लिए। ऐसे में हम उन्हें अपने बीच पाकर धन्य महसूस करते हैं। विशेषकर कविता में रुचि रखने वाले एवं तत्कालीन समय को किसी की आंखों देखी सुनने वाले उनका सानिध्य पाकर फूले नहीं समाते। प्रमिला जी के 2-3 वाक्य भी अपने गुजरे समय की यादों किस्सों के बिना पूरे नहीं होते। खूब मन से सहेज कर रखा है उन्होंने अपना अतीत। उनका कहना, देखो हमसे ये सब बातें सुन लो, जान लो अब कोई नहीं मिलेगा तुम लोग को वो समय सुनाने वाला। सही बात है, कितनी प्यारी बात, बहुत प्यारी सी बात लिखकर भेजी है। और अभी सबने ये बातचीत सुनी और प्रमिला जी की, और जिसे नेहा शर्मा ने बड़ी खूबसूरती से पेश किया हम लोगों के बीच में। तो इस प्रोग्राम के लिए भाई सभी को बहुत बहुत जिन्होंने मेहनत करी इसके लिए धन्यवाद। और संगीता जी, अब देखिए समय हो चला है अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद। अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे संदेशों में देखिए होली के बारे में लिखा है कि रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई, खेले कूद खुशी मनाए, ढोल बजाकर होली गाएं, निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली, आओ लाल गुलाल लगाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं, आप सभी को हार्दिक होली की शुभकामनाएं। संगीता जी, होली के दिन फाग वगैरह बहुत होते हैं, बड़ा मजा आता है ढोलक के उस पर, और होली गाई जाती है। हाँ, होली गाई जाती है। और आप कोई संदेश देख रही होली के बारे में? देख तो रही हूँ। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि पानी वाली होली तो खत्म हुई, काफी थकान हो गई है, अब आराम से लेटकर सखी सहेली सुनकर ही थकान उतरेगी, उसके बाद शाम की तैयारी एक नए उत्साह के साथ करूंगी, शाम को अब सूखी होली चलेगी, अबीर वाली होली। क्या बात है, तो अबीर लाल सज रहे हो। जी बिल्कुल। और देखिए हमारे साथी लिखते हैं कि आप सभी को परिवार रंगों के महापर्व होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशी, विनम्रता, मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारे और इंसानियत के रंगों से सराबोर रहे। तो भैया आपका भी ऐसा रहे। और होली की बात चल रही है तो बस एक गीत सुन लिया जाए।
ये लो रंग है, कोई अपने संग है, भीगा भीगा अंग है। होली आई देखो होली आई रे। होली आई देखो होली आई रे। बहकी बहकी चाल है, चेहरा नीला लाल है, दीवाने क्या हाल है। हो मस्तों पर है मस्ती छाई, देखो होली आई रे। होली आई देखो होली आई रे। जो लाए रंग जीवन में, उसे होली में पाया है। जो लाए रंग जीवन में, उसे होली में पाया है। बताऊं क्या तुम्हें यारों, किसे मैंने बुलाया है। या मत बुला या बता, दिल की बातें ना छुपा, दुनिया से चोरी है क्या। ये लड़की है या काली माई, देखो होली आई रे। होली आई देखो होली आई रे। यही दिन था यही मौसम, जुबान जब हमने खोली थी। यही दिन था यही मौसम, जुबान जब हमने खोली थी। कहाँ अब खो गए वो दिन कि जब अपनी भी होली थी। तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है। तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है। तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है। अरे ये क्या चक्कर है भाई, देखो होली आई रे। होली आई देखो होली आई रे। हमारा कौन दुनिया में, यहाँ जो है पराया है। हमारा कौन दुनिया में, यहाँ जो है पराया है। मगर अपना लगा कोई, ये ऐसा कौन आया है। इतना क्या मजबूर है, दिल क्यों हमसे चूर है, तू ही सबसे दूर है। दिलों को पास बहुत ले आई, देखो होली आई रे। होली आई होली आई। तो संगीता जी, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की। हाँ, भारत में हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने की पहल 1965 में शुरू हुई और जब श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन का समर्थन किया तो वर्ष
4 मार्च 1972 में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। हाँ, और इसका उद्देश्य संगठनों, स्कूलों और संस्थानों को सुरक्षित कार्य वातावरण और निवारक उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस विषय और इस बात पर प्रकाश डालता है ये दिन कि सुरक्षा केवल नियमों और प्रणालियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कर्मचारियों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी इसमें शामिल है। और साथ ही लगातार सीखना और सुरक्षा प्रशिक्षण के साथ नेतृत्व और लोगों की सुरक्षित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना भी शामिल है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि कार्यस्थलों और उद्योगों में सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना, साथ ही औद्योगिक दुर्घटनाओं और व्यावसायिक खतरों को कम करना और नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। कुछ एक सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन तैयारियों के बारे में जागरूकता फैलाना भी है। सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आंदोलन को बढ़ावा देना, कार्यस्थल सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उद्योगों और संस्थानों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, दुर्घटनाओं और चोटों को कम करना, जीवन की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना। और ये इस बात की याद दिलाता है कि जागरूकता, शिक्षा और जिम्मेदारी जीवन बचा सकती है। सुरक्षा संबंधी नियमों को समझकर और पोस्टर बनाने, चित्रकला प्रतियोगिताओं और जागरूकता अभियानों जैसी गतिविधियों में भाग लेकर छात्र और पेशेवर दोनों ही एक सुरक्षित भविष्य में योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2026 की थीम है, सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करें, शिक्षित करें और सशक्त बनाएं। हाँ। परदेसी ना
संगीता जी देखिए, बात खुशी की है, बातें हल्की फुल्की में, तो हमारे बहुत सारे साथियों ने संदेश लिखकर भेजे। और खुशी ना आपकी छोटी छोटी बातों से आपको मिल जाती है। जैसे कि आप बागवानी करना पसंद करते हैं, तो जब बीज बोते हैं तो उसमें अंकुर फूटते हैं, पत्तियां निकलती हैं, कली से फूल बनता है, पेड़ में फल लगते हैं। इनकी एक अपनी अलग खुशी होती है ना। और जो किसान होता है वो दिन रात खेत में मेहनत करता है, जब उनकी अच्छी फसल तैयार होती है तो उसे देखकर फूला नहीं समाता। यानी अपनी मेहनत से जो परिणाम मिलता है, उससे जो खुशी मिलती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। और ये चीजें, खुशियां जो है आपको रिश्तों से, किसी के साथ कृतज्ञता से, अपने मनपसंद काम से भी मिलती है, दूसरों की मदद करने से भी मिलती है। और लक्ष्य की जब लक्ष्य की प्राप्ति होती है और प्रगति की ओर आगे बढ़ते हैं तो उससे भी बहुत सारी खुशियां मिलती हैं। लेकिन हमारे जो संदेश है ना संगीता जी, उनमें हमारे संदेश से भी बहुत खुशियां मिलती है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों छोटी बहनें संगीता जी और मंजू जी और सभी मित्रों को होली के विविध रंगों से भरी खुशियों भरा सा प्रेम नमस्कार। और आज का विषय शब्द हमारे विचार आपके में खुशी शब्द से जुड़ा हुआ, ये जानकर बड़ी खुशी हुई। शब्द खुशी विविध भारती के आज के दर्पण में ना समाये, इन्होंने लिखा है। और खुशी शब्द की खुशबू सखी सहेली के मधुबन में ना समाये, मुझे मिली इतनी खुशी के मन में ना समाये, पलक बंद कर लूं या कान बंद कर लूं कहीं झलक ही ना जाए, एक गाने पर है। और जी, और खुशी वो चीज है जिसके लिए हर इंसान तरसता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पाने में सक्षम होते हैं। जितना सरल है इसे परिभाषित करना, उतनी ही मुश्किल है इसे प्राप्त करना, क्योंकि लोग इसे और चीजों के साथ जोड़ते हैं। खुशी वो चीज है जो आपसे शुरू होती है और आपके साथ समाप्त होती है। तुम्ही से शुरू और तुम्ही से खत्म। और एक बात हमारी कमेंट है कि जब उनकी कमेंट पढ़ी जाती है तब भी हमें बड़ी खुशी मिलती है। बिल्कुल हम ये महसूस कर सकते हैं। और भाई इन्होंने तो लिखा है संगीता जी की गीत माला में संगीता जी ने मेरी 2 कमेंट शामिल की, तब मुझे भी दुगनी खुशी मिली और मिली कि मेरे मन में ना समाये। क्या बात है। देखिए ये कमेंट्स की तो बात ऐसे होती है कि जो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो नजर में एक बैठ नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो उसमें कुछ छुप जाते हैं, कुछ सामने होते हैं, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि खुशी का मतलब है कि जीवन के प्रति अच्छा महसूस करना और नकारात्मक भावनाओं की तुलना में सकारात्मक भावनाओं को अधिक होना। दोस्तों और परिवार के साथ मजबूत रिश्ते बनाने से आपको अधिक खुश रहने में मदद मिल सकती है। अपनी पसंद का काम करना, जीवन का उद्देश्य खोजना और आपकी खुशी को बढ़ा सकता है। और बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं आप अगर, तो उतार चढ़ाव का सामना करते रहेंगे, क्योंकि आपके आसपास की परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। यदि आपकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के प्यार पर निर्भर करती है और ऐसा नहीं होता तो आपकी खुशी छिन जाती है। यदि आप खुशी किसी खास नौकरी या पद पर निर्भर करती है और आप वो पद खो देते हैं तो भी आपकी खुशी छिन जाती है। जब भी आप अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर होने देते हैं तो वह कभी भी स्थिर या स्थायी नहीं हो सकती। और इसी के साथ हमारे साथी लिखते हैं कि खुशी कोई चीज नहीं है जो खरीदी जाए, ये एक एहसास है जो दिल में खिलती है। जब मन शांत हो, जब अपनों की मुस्कान साथ हो, जब छोटी छोटी बातों में सुकून मिल जाए, वही खुशी है। खुशी कभी बड़ी उपलब्धियों में मिलती है तो कभी चाय की एक प्याली में भी, कभी सपने के पूरे होने में, तो कभी किसी का हाथ थाम लेने में। असल में खुशी बाहर कम और हमारे नजरिए में ज्यादा रहती है। बहुत सुंदर सी बात लिखकर भेजी है। एक और श्रोता ने लिखा है कि खुशी इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, यानी खुश। हाँ, और इन्होंने खुशी लिखा है लेकिन खुश होगा शायद ये। एक ऐसे लोग जो हर हाल में खुश रहते हैं, प्रभु परमेश्वर ने जितना भी दिया उसमें खुश रहते हैं। दूसरे ऐसे लोग जिनको प्रभु परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया होता है फिर भी खुश नहीं होते। हमारे देश भारत में इतने त्योहार पूरे वर्ष होते हैं जो हमें खुशी के बहुत सारे मौके देते हैं, इसलिए हमेशा खुशी अपने में लाएं। दुख सुख धूप छांव की तरह होते हैं। खुश रहें आप सभी सदा, ये दुआ है मेरी। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि कहते हैं कि खुशी कोई बड़ी चीज में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। और कभी किसी के मुस्कान में, कभी अपनेपन के एक छोटे से एहसास में। जब हमारे शब्द आपके दिल तक पहुंचते हैं और उनमें आपके विचार जुड़ जाते हैं तो वही पल सच्ची खुशी में बदल जाता है। खुशी बांटने से बढ़ती है और यही जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई है। तो संगीता जी क्यों ना एक गीत इस तरह का कुछ सुन लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं संदेशों की ओर। बिल्कुल।
दामन में जिसके खुशियाँ ही खुशियाँ हो, दामन में जिसके क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो, दामन में जिसके क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। देश समझा हमको जमाना, शुक्र करो कि समझ तो गया, संग रहने का ख्वाब सुहाना, बन के हकीकत सच तो गया। तुम जो कहो तो महफिल से कह दें, तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो, दामन में जिसके क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। कोई क्या जाने हमने क्या क्या खेल रचाए तुम्हारे लिए, हम भी कैसी मंजिल छोड़ के आए तुम्हारे लिए। कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कलियां ही कलियां महका दो ऐसे कि आवाज दिल का ये वीराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो, दामन में जिसके क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। तो संगीता जी हमारे साथी ने खुशियों के ऊपर संदेश लिखे हैं और जिसमें लिखते हैं कि जिनके आने से हमेशा खुशी खिलती है, ऐसी प्यारी सखिया संगीता जी और मंजिल जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो भैया आपको भी हम दोनों की तरफ से नमस्कार। संतोष, आनंद, प्रसन्नता और जीवन को पूर्णता देने वाली एक सकारात्मक भावना यानी खुशी। खुशियाँ अनगिनत और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। तपती दोपहर के बाद आकाश में खिला होली का चांद और शीतल हवा की लहरें यानी खुशी। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी मिलना यानी खुशी। जीता हुआ जंग, दुख में उमंग, अपनों का संग, मेहनत का मीठा फल, बच्चे की मासूम मुस्कान और बुजुर्गों का कृतार्थ जीवन यानी खुशी। सब लोगों के जीवन में खुशियों के रंग बरसते रहें, यही आज की शुभकामना है। बहुत प्यारा सा संदेश। और देखिए क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बहुत कीमती चीज है जो हम मिस कर देते हैं हमेशा, वो है खुशी। उसको हमेशा संभाल कर रखना चाहिए और खुशियों के जो पल होते हैं ना, वो हमेशा मंजरी तलाश करते रहना चाहिए। देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं जिससे हम खुश रह सकते हैं या खुशियों को अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि सुबह हुई एक कप चाय, बिल्कुल वो भी खुशी देती है। ठंडी ठंडी हवाएं जो चलती हैं वो, बागीचे में अगर जाकर फूलों को देखें तो ऐसा लगता है कि भाई इनसे ज्यादा तो खुश कोई हो ही नहीं सकता। सुबह के सूरज को देखें तो खुशी होती है और घर के कामकाज को देखें तो फिर मन थोड़ा सा उदास हो जाता है। अब हम इसमें कहाँ खुशी तलाशे, लेकिन उसमें भी खुशी तलाशनी पड़ती क्योंकि हमको व्यंजन भी बता रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। नहीं, खुशी मिल जाती है, फिर भी मिल जाती है क्योंकि जब काम समय पर हो जाता है फिर खुशी मिल जाती है। देखिए ना, एक हमारे संदेश में है कि खुशी को बाहर मिलने
वाली चीज नहीं, ये तो हमारे भीतर का उजाला है। जब मन शांत होता है, जब बाहर ज्यादा होता है, जब हम तुलना छोड़कर स्वीकार करना सीख लेते हैं, सच्ची खुशी जन्म लेती है, तभी कहते हैं। और खुशी बच्चों की हंसी में भी है और उस सुकून में भी है। इसीलिए आज खुद से एक वादा करें, हम खुश रहने का कारण ढूंढेंगे नहीं, बल्कि खुद एक कारण बनेंगे। होली के रंग में सभी को रंग कर गिले शिकवे भूल कर सिर्फ खुशियां ही बांटने का ये त्योहार इन्होंने लिखा है। और इसके साथ साथ लिखते हैं कि तन मन मस्तिष्क और को एक ऊर्जावान जैसा एहसास पैदा कर दे, वो है खुशी। पर इंसान के अंदर छुपी भी होती है ये, और कुछ इस तरह के पल ढूंढने होते हैं। सही आसपास आप खुशियां ढूंढे तो आपको जरूर मिलेगी। हाँ, पेड़ों की हरियाली में भी मिलेगी, बारिश की बूंदों में भी मिलेगी, बिल्कुल शाम के आसमान पर मिलेगी। बस रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको महसूस करना पड़ेगा। हाँ। और संगीता जी देखिए, व्यंजन की बात चली तो देखिए, किसी ने लिखा है मटरी, किसी ने गुलगुले कटहल की सब्जी के बारे में लिखा है, किसी ने दही बड़े के बारे में लिखा है, किसी ने मालपुए के बारे में लिखा है। तो भाई देखिए, हम तो आपको ये बता देते हैं व्यंजन कि पानी वाला बड़ा, जिसके लिए क्या लेना है आपको सामग्री में, उड़द दाल छिलके वाली 1 कटोरी भीगी हुई लेनी 7-8 घंटे, और दाल को रात पर आपको इसको भिगो देना है, इसको पीस लेना है, इसमें कम पानी डालना है, इसको गाढ़ा रखना है बड़े की दाल को। और इसमें पीसते समय धनिया पाउडर, लहसुन, अदरक, जीरा डाल करके इसको अच्छे से पीसना है और खूब फेंट देना है। उसके बाद फेंटने के बाद भी 1 घंटे रखिए और आप तेल गरम करिए और इसमें बड़े में नमक डाल करके गोल गोल बड़े छेद वाले करके आप उसको तल लीजिए, सबको अलग रख लीजिए। और एक बर्तन में पानी लीजिए अंदाज से ज्यादा सा, करीब 4-5 गिलास, उसमें हल्दी, नमक, हींग, काला नमक डालें और राई डालें और इसको थोड़ी देर तक रख दे, 2-3 घंटे के लिए। जब ये पानी थोड़ा सा फर्मेंटेशन में आ जाए, फिर उसमें आप जो तले हुए बड़े हैं वो आप उसमें डाल दीजिए और ऊपर से राई, करी पत्ता, तेल का तड़का लगा दीजिए। और ये खाने के लिए बहुत मजेदार है। तो देखिए, ये रेसिपी हमारी हमने आपको बताई और सब लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते वो बना के खा सकते हैं। और कटहल की सब्जी है ना, वो भी इसी तरह बनती है कि कटहल को आप लेके मैश कर लीजिए, उसमें सारे मसाले मिलाइए। ये हम आपको कटहल का पराठा बता रहे हैं। और सारे मसाले मिला के आप उसको पराठे में आटे में भर के बेलिए और कटहल का पराठा बना करके आप खा सकते हैं। वो कटहल को उबालना, छीलना ये तो आपको पता ही है। तो बस उसमें सारे चटपटे मसाले मिलाइए, हरी धनिया वगैरह, हरी मिर्ची और मंगरेल और अजवाइन, ये जरूर मिलाएं और हींग डालें। और बस इस गाढ़े से पेस्ट को आप उसमें बना करके आटे में भर के पराठा बेल के गरम गरम खाइए, स्वाद लीजिए होली में, है ना। और हम एक गीत की ओर बढ़े।
तो सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए विदा लेने का समय आ गया है, तो लेते हैं विदा प्रोग्राम से। तो मंजरी वर्मा और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।